बात है। तो आज परसेंटेज की 5वीं क्लास है और 5वीं क्लास में कल की क्लास की 2 क्वेश्चन करें और उसके बाद आगे बढ़ें। पहले अपन 2 क्वेश्चन करें कल की क्लास की। देखें पहला क्वेश्चन, सॉल्व करें। किसी वस्तु का मूल्य 600 रुपये है, किसी वस्तु का मूल्य 600 रुपये है, इसमें क्रमागत वृद्धि की जा रही। पहली बार कितने प्रतिशत की? पहले 25% की वृद्धि तथा बाद में 10% की वृद्धि। और फिर पूछा है बताइए वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है। किसी वस्तु का मूल्य 600 रुपये है, इसमें पहले 20% की वृद्धि तथा बाद में 10% की वृद्धि हो तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है। तो हमें बताना वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है। बोर्ड पर देखें। तो इस प्रश्न को कई तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि देखें, सबसे पहला 600 रुपये है, 600 रुपये में सबसे पहले 25% की वृद्धि की गई। 600 रुपये में 25% की वृद्धि, तो 600 जो संख्या अपने आप में कितनी परसेंट? 100%। अब 25% की वृद्धि होगी 600 में तो कितना हो जाएगा? 125%। तो संख्या कितनी हो जाएगी? 125%। तो 600 का सीधा 125% निकालें, गुणा, फिर उसके बाद 10% की कमी की जा रही तो अपन क्या करें? 10% की वृद्धि हो रही तो 110% निकाल लो। कमी नहीं हो रही, 10% की वृद्धि हो रही तो 110% निकाल बटे में 100। भाई कमी होती तो 10 कम कर देती है, वृद्धि हो रही तो 10 बढ़ा दें, तो 110% कर दो 100। 25 चौके 100, 25 पंचे 125। ठीक है, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से इसको काट लो, 55 बार ये कट जाएगा, 55 दूनी 110, गुणा कर लो, 5 तिया 15 गुणा 55, 15 पौनी 75 की 5 हासिल आएगी 7, और 15 पौनी 75 और 7 82, आंसर आ जाएगा 825। एक तो पहला तरीका ये है, पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका ये है, शुरुआत जब अपन ने परसेंटेज की थी तो हमने एक चीज़ बताई थी कि हम परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, हम परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो भाई 25% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 25% की फ्रैक्शन 1/4, और 10% की फ्रैक्शन 10% की फ्रैक्शन मतलब 1/10, ऐसा ही होगा। तो हमारी संख्या है कितनी? 600। हमारी संख्या है कितनी? 600। तो प्रश्न में कहा गया है कि कोई संख्या 600 है, उसमें पहले 25% की वृद्धि और उसके बाद 10% की वृद्धि की गई। तो इसका अर्थ हमने बताया था कि जो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर वाली संख्या है, ऊपर 1 है, नीचे वाली संख्या का परसेंटेज रिजल्ट होगा, परसेंटेज रिजल्ट होगा। इसका अर्थ ये होगा कि यदि कोई संख्या 4 थी तो उसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी तो वो कितनी हो जाएगी? 5। यदि कोई संख्या 4 थी उसमें 1 की वृद्धि कर रहे हैं तो कितनी हो जाएगी? 5। और हमारी यदि संख्या 10 थी उसका 10% कितना हो जाएगा? 1। जब 10% 1 होगा मतलब 10% की वृद्धि करेंगे तो 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो 10 से कितनी हो जाएगी? 11। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? हमारी संख्या 4 है, 4 में 25% की वृद्धि करना है। हमारी संख्या 4 है, 4 में 25% की वृद्धि करना है, तो 4 का 25% कितना होगा? 1। तो 4 में 1 की वृद्धि हुई तो 5। हमारी संख्या 10 है, 10 में 10% की वृद्धि करना है, तो 10 का 10% कितना होगा? 1। तो 10 में 1 की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा? 11। गुणा कर लो, 10 धाम 10 चौकी 40 और 11 पौनी 55। कहने का अर्थ क्या हुआ कि हमारी संख्या 40 थी और 40 से कितनी हो गई? 55 हो गई। हमारी संख्या 40 थी और 40 से कितनी हो गई? 55। और प्रश्न में हमारी संख्या कितनी दी गई है? 600। तो देख लें भाई 40 में कितने का गुणा करें कि 600 हो जाए। भाग दे के देख लो, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। 600 में 40 का भाग देगा देख लो, 15 होगा।
तो यदि हम 40 में 15 का गुणा कर दें तो कितनी हो जाएंगी 600। तो 15 का गुणा यहाँ भी कर लूँ, 15 पौनी 75 की 5 हासिल आएंगी 7, 15 पौनी 75 और 5 82, तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी 825। बात आ रही समझ में? तो हम फ्रैक्शन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम डबल परसेंट बनाकर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। कैसे देखें, कई तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। हम क्या करें, R1 R2 लगाएं कि पहले 25% की वृद्धि, फिर 10% की वृद्धि, और फिर 25 गुणा 10/100, 25 और 10 35, और ये कितना हो जाएगा 25 धाम 250/100, मतलब 2.5, 2.5 मतलब 37.5% की वृद्धि। मतलब संख्या में पहले 25% की वृद्धि, फिर 10% की वृद्धि, ओवरऑल कितनी वृद्धि हो गई 37.5% की वृद्धि हो गई। हमारी संख्या 600 कब है, वृद्धि के पहले या बाद में? वृद्धि के पहले। तो वृद्धि के पहले यदि संख्या है तो हम मानकर चलेंगे कि संसार की हर संख्या अपने आप में 100% है, तो हमारी 600 भी कितने परसेंट है 100% है। तो हमारी 600 भी कितने परसेंट है 100%। तो 100% बराबर 600। अब संख्या में यदि 37.5% की वृद्धि करें तो संख्या कितनी हो जाएगी 137। तो 137.5% कितने के बराबर हो जाएगा, जितना दिया है उससे भाग, जितना निकालना है उससे गुणा। कितना दिया है 100 से भाग, निकालना कितना 137.5%, उससे कर देंगे क्या गुणा। क्लियर है? सॉल्व कर दूं, 6 का गुणा करेंगे तो संख्या में वही मिलेगी कितनी 800। कहने का अर्थ है हम इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात आई समझ में? या एक और तरीका है जिसको ज़्यादा अच्छे से समझ लो तो और अच्छा, क्योंकि ये आगे और ज़्यादा काम में आने वाला है। देखो हमारी संख्या कितनी है 600। 600 को हम अपने आप में मानेंगे कि 100% है। हम मानकर चले कि हमारी जो 600 संख्या है वो अपने आप में कितने प्रतिशत है 100%। तो 100% बराबर 600। अब संख्या में उन्होंने कहा है कि 25% की वृद्धि की जा रही है। संख्या में हमसे कहा गया कि 25% की वृद्धि की जा रही है। तो जब 25% की वृद्धि होगी तो संख्या कितनी हो जाएगी 125%। तो निकाल लो 125%, जितना दिया है उससे भाग, जितना निकालना है उससे गुणा। 0 0 125 का 6 में गुणा कर लूँ, 6 पंचे 30 का 0 हासिल आए 3, और 12 छक्के 12 चूँ 72 और 3 75, 750। अब ये संख्या 750 हो गई कब, जब उसमें 25% की वृद्धि हो गई। अब उन्होंने कहा है कि इसी संख्या में फिर 10% की वृद्धि करना है, मतलब 750 संख्या हो गई, उसके बाद उसमें 10% की वृद्धि करना है। तो हम क्या मान के चलेंगे कि हमारी जो 750 संख्या है वो अपने आप में 100% है। अब इस 100% संख्या में 10% की वृद्धि करें तो कितनी हो जाएगी 110%। तो 110% बराबर जितना दिया है उससे भाग, जितना निकालना है उससे गुणा। 0 0 गए, 11 को गुणा करें, 11 पौनी 55 की 5 हासिल आएंगी 5, और 11 सत्ते 77, और हासिल की 5 82। आंसर कितना आ जाएगा 825। तो कितने तरीके हो गए 4 तरीके। हम 4 तरीकों से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है किसकी, हमें करना कैसा परीक्षा में। परीक्षा में यदि ज्यों का त्यों प्रश्न आ जाए तो हमें इस तरीके से करना है। हमें किस तरीके से करना है, इस तरीके से। लेकिन यदि सीखने की दृष्टिकोण से बात की जाए तो हमें इन 4 तरीकों का ज्ञान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हमें इन 4 तरीकों का ज्ञान इसलिए होना चाहिए क्योंकि आज का समय है वो है प्रतियोगी कॉम्पिटिटिव समय। किस प्रश्न में किस अप्रोच का उपयोग करें हम और समय कम से कम लगे, इस बात का फैसला हमें खुद करना पड़ेगा। तो हमें एक से ज़्यादा तरीके पता होने चाहिए। क्यों? ताकि हम प्रश्न की डाटा को समझ करके उस डाटा के अकॉर्डिंग अपनी अप्रोच को सिलेक्ट कर सकें। तो हम अलग अलग प्रश्न में अलग अलग अप्रोच लगाएंगे। मतलब कहने का अर्थ ये है कि कोई प्रश्न ऐसा होगा जिसमें हम इस अप्रोच के साथ काम कर रहे होंगे, एक प्रश्न ऐसा होगा जिसमें हम फ्रैक्शन से सॉल्व कर रहे होंगे, एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसे हम डबल परसेंट से सॉल्व कर रहे होंगे।
और एक प्रश्न ऐसा होगा जिसे हम R1 R2 से सॉल्व कर रहे हो। तो अलग अलग प्रश्न में हम अलग अलग मेथड का उपयोग करेंगे। हमें चारों मेथड पता होनी चाहिए, इसलिए हमने चारों बताएंगे। लिख लो। एक सामान्य छात्र में और सिलेक्शन वाले छात्र में फर्क होता है। क्या? सामान्य छात्र कहता है कि हमें केवल एक तरीका बता दो, हमें 10 तरीके नहीं, हमें केवल एक तरीका बता दो, इससे सॉल्व कर लें। उसका सिलेक्शन नहीं। सिलेक्शन किसका होता है? जिसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की भूख हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, सिलेक्शन उसका होता। क्यों? क्योंकि आज के समय में प्रश्न की प्रकृति अलग अलग प्रकार की, यानी वे समय गए जब प्रश्न बिल्कुल सीधे सीधे आते थे। आजकल क्वेश्चन का डाटा बदल रहा। अपन सुबह ऑर्डर रैंकिंग पढ़ रहे थे, देखे थे 2 साल पहले के प्रश्न हैं, और शुरुआत की पहले टॉपिक में जो प्रश्न किए थे वो आज से 4 साल पहले के प्रश्न हैं। दोनों में अंतर है, 2017 में और 2019 में प्रश्नों के स्टैंडर्ड में अंतर आ जाता है। लग गया? चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़े और क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो क्वेश्चन, प्रश्न कह रहा है कि कोई संख्या है या कोई वस्तु का मूल्य है, एक वस्तु का मूल्य है जिसमें पहले वृद्धि की गई, कितने प्रतिशत की? 10% की, और जब वृद्धि हो गई तो उसके बाद फिर वृद्धि की गई 20% की, उसके बाद फिर वृद्धि की गई 20% की, और फिर कहा गया है कि ये वृद्धि करने के बाद जो उसका बढ़ा हुआ मूल्य है वो है 33 रुपये। तो ये बताओ उसका प्रारंभिक मूल्य कितना था? प्रारंभिक मूल्य मतलब वृद्धि होने से पहले उसका मूल्य कितना था। हमें क्या बताना? वृद्धि होने से पहले मूल्य कितना था। देखो कोई संख्या, उसमें पहले 10% की वृद्धि की गई, उसमें वृद्धि 10% की वृद्धि होने के बाद फिर 20% की वृद्धि की गई, और जब 20% की वृद्धि हो गई तब जाकर के उसका मूल्य कितना हो गया? 33 रुपये। तो हमसे क्या पूछा गया है कि ये जो 10% और 20% की वृद्धि की है, ये वृद्धि ना होने से पहले उसका मूल्य क्या था, मतलब प्रारंभिक अवस्था में उसका मूल्य क्या था। कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान सी बात है। बढ़ा हुआ मूल्य कितना है? 33। पिछले प्रश्न में हम क्या कर रहे थे? पिछले प्रश्न में हम क्या कर रहे थे? हमारे लिए प्रारंभिक मूल्य दिया गया था और कौन सा मूल्य पूछा जा रहा था कि वृद्धि या कमी होने के बाद का मूल्य क्या है। यहाँ पर बाद का मूल्य दिया गया और वृद्धि या कमी होने से पहले का मूल्य पूछा जाए। तो बिल्कुल आसान सी बात है। जो अप्रोच हमने पिछले प्रश्न में अपनाई थी उसका रिवर्स कर दें, हम उसका क्या कर दें? रिवर्स, उसका उल्टा कर दें। 100/110 और 100/120। क्यों? जब प्रारंभिक मूल्य दिया होता और बाद का पूछते तो अपन सीधे सीधे परसेंट में वृद्धि करते। अब बाद का मूल्य दिया गया और पहले का मूल्य पूछा, तो हम क्या करें? अपने अप्रोच को रिवर्स कर दें। कर दो सॉल्व। 11 तिया 33, 3 का गुणा करें 300/12, कट जाएंगे 100 बार 3 से और 3 चौके 12, 4 से काट लो 25 बार। तो पहले का मूल्य कितना हो जाएगा? 25 रुपये। जो प्रारंभिक मूल्य है वो कितना हो जाएगा? 25 रुपये। बात आ रही समझ में? लिखो। मतलब 25 रुपये मूल्य था, पहले 10% की वृद्धि की, फिर 20% की वृद्धि की, और तब जाकर के वो कितना हो गया? 33। सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन देखकर क्वेश्चन लिखने के लिए मत बैठ जाओ। क्वेश्चन लिखने के लिए पर्याप्त समय देंगे, पहले समझ लो उसके बाद क्वेश्चन की तरफ जाए। अपन केवल पढ़ें, पहले प्रश्न को केवल पढ़ना है, लिखना नहीं। अब लिख लो, क्वेश्चन भी लिख लो और सॉल्यूशन भी लिख लो। क्वेश्चन भी लिख लो और सॉल्यूशन भी लिख लो। लिख गया दोनों?
लिख लो, आराम से लिख लो, पर्याप्त समय है। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। लिख लो, प्रश्न लिख लो पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। बिल्कुल घटिया क्वेश्चन, आसान, निहायत ही सरल। चौवालीस %। प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, यही पूछा गया है कि पहले 20% की वृद्धि और फिर परिणामी संख्या फिर 20% की वृद्धि, मतलब 2 बार 20% की वृद्धि। तो बस 20/20/100। तो हमें एक चीज़ बताओ, पिछले प्रश्न में हमने कौन सी अप्रोच लगाई कि सीधे गुणा कर दें, और इस क्वेश्चन में हमने कौन सी अप्रोच लगाई, R1 R2, मतलब 2 अलग अलग हो गए तरीके के, नहीं हो गए। तो हमें क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग पता होनी चाहिए कि कौन सी अप्रोच कहाँ पर लगनी है, तभी हम क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। बात आई समझ में? अगला प्रश्न लिखें, प्रश्न लिख लो, पढ़ लो, लिख लो। चलो आ जाए बोर्ड पर। बिल्कुल आसान है। जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने के लिए आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, आ जाए बोर्ड पर। हमने मान लिया कि जोसेफ की आय 100 रुपये है। हमने क्या मान लिया, उसकी आय 100 रुपये है। हमने माना कि 100 रुपये आय है। अब ये बताओ, अगर 100 रुपये आय है और उसमें 10% की कमी कर दी तो कितनी हो जाएगी, 90। 10% की कमी, जब 10% की कमी कर देंगे तो वो आय कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब उन्होंने कहा है कि इस 90 को हमें 100 में चेंज करना है। ज्यों कहते हो, इस 90 को किस में चेंज करना है, 100 में बदलना है। तो 90 अपने आप में कितनी परसेंट, 90 अपने आप में 100%, 90 अपने आप में 100%। तो हमने लिख लिया 90 कितने के बराबर, 100% की। 90 100% के बराबर है। अब हमें 90 से कितना करना है, 100। तो 90 से यदि 100 करना है तो हमें पता है 90 100% के बराबर। तो 100 कितने के बराबर, जितना दिया है उससे भाग, जितना निकालना है उससे गुणा। 0 से 0 निपटा दूँ। 1000/9, 1000/9, 9 से भाग कर दूँ। 9 एकम 9, बचा कितना 1, फिर 9 एकम 9, फिर बचा 1, फिर 9 एकम 9, फिर बचा 1। तो 111 सही 1/9% हो गया। मतलब यदि संख्या को 90 से 100 करना है तो उसका कितना करना पड़ेगा, उसको 111 सही 1/9% करना पड़ेगा। 90 अपने आप में कितनी परसेंट थी, 100%, और 100 अपने आप में कितने परसेंट हो गया, 111 सही 1/9%। मतलब 90 से 100 में जा रहे हैं तो 10 की वृद्धि, और यदि परसेंट में देखें तो 100 से कितने की वृद्धि हो गई, 11 सही 1/9% की वृद्धि। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि यदि 90 से संख्या को 100 करना है
तो 11 से ही 1/9% की वृद्धि करनी होगी। इसका अर्थ क्या होगा कि जोसेफ की आय में यदि 10% की कमी कर दी गई है और उसे ज्यों का त्यों बनाना है, पूर्व अनुसार जितनी पूर्व में आय थी उतना ही करना है, तो फिर से उसमें वृद्धि करनी होगी। कितने की वृद्धि करनी होगी? 11 सही 1/9% की। लिख लो। कल ये चीज़ हम बता चुके हैं, बताई थी। परसेंटेज की शायद दूसरी क्लास में बताई थी। तो पार्ट 2 देख लेना वीडियो में, पुरानी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। प्रतिशत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, व्यवहारिक रूप से समझें ताकि हम व्यवहारिक रूप से उसको कर पाए। लग गया? चलो अगले क्वेश्चन। इसके ऑप्शन ले लो, इस प्रश्न के ऑप्शन ले लो, इस प्रश्न के ऑप्शन ले लो। ऑप्शन है दो प्रतिशत की वृद्धि, 2% की कमी, 12% की वृद्धि और 12% की कमी। कितना आएगा? 2% की कमी। चलो देखें, 30 की कमी की मतलब माइनस के 30, 40 की वृद्धि कर दी तो 40 प्लस के, ऋण 30 गुणा 40/100, R1 R2 लगा दो। 40 में से 30 जाएंगे 10 और 4 तिया 12 माइनस के, तो माइनस का कितना बचेगा? 2। ऋण चिन्ह क्या व्यक्त कर रहा है कि 2% की कमी। ऋण चिन्ह व्यक्त कर रहा है कि 2% की कमी हो रही है। लिख लो। बात आई समझ में? तो जब भी प्रश्न में मूल्य में वृद्धि हो और फिर कमी हो तो वहां पर R1 R2 का अपन को प्रयोग करना है। जब भी मूल्य में वृद्धि कमी की बात हो रही परसेंट में 2 बार, एक बार वृद्धि एक बार कमी, या 2 बार वृद्धि या 2 बार कमी, तो ऐसी स्थिति में R1 R2 का उपयोग करना है। ऐसी स्थिति में R1 R2 का उपयोग करना है। लिख लें आराम से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखें, 6वां प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? अभी किया था प्रश्न 25, अभी किया था। इसे पूर्व अवस्था में लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? अभी किया था प्रश्न। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती कर दी गई, इसे पूर्व अवस्था में लाने के लिए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? बताओ भाई। हमने मान लिया कि वस्तु का मूल्य 100 रुपये है 100 रुपये वस्तु का मूल्य, इसमें 20% की कटौती कर दी गई तो कितना हो जाएगा? 80। 20% की कमी कर दी, 20% कमी कर दी। अब ज्यों का त्यों 80 को 100 पर ले जाना है, तो हमने मान लिया
कि ये जो हमारा 80 है कितना है 100% के बराबर है। ये जो हमारा 80 है ये 100% है, और इस 80 को कितना करना है हमें 100 करना है। इस 80 को हमें 100 करना है, तो 100 कैसे होगा, जितना दिया है उससे भाग, जितना गुणा करना उससे, जितना ज़रूरत है उससे गुणा। 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 25 100 और 2 पंचे 10, मतलब कितना आ जाएगा 125। मतलब जो 80 है वो 100% के बराबर है, और जो 100 है वो 125% के बराबर। मतलब यदि 80 को 100 करना है तो परसेंट में 100 को कितना करना पड़ेगा 125% करना पड़ेगा। 100% को 125% करना पड़ेगा, मतलब कितने परसेंट की वृद्धि 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। हमें 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। लिख लो, समझ में आ रहा है या नहीं। हमें यदि 80 को फिर से 100 करना है तो 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। हो गया, चलो अगले प्रश्न पे आओ। ये नया प्रश्न है, देखें। सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 200 रुपये में 2 किलोग्राम सेब अधिक मिलते हैं, तो घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। बोर्ड पर आए, देखें। सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर, सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 200 रुपये में 2 किलोग्राम सेब अधिक मिलते हैं, घटा हुआ मूल्य क्या है। बोर्ड पर आए, बाद में लिखते रहना। अच्छा एक चीज़ बताओ, प्रश्नों को पढ़ो और समझो प्रश्न है क्या। लिखने का काम वीडियो में देख करके भी कर सकती हो, लेकिन यदि समझ में नहीं आया तो फिर से कोई नया बैच अटेंड करना पड़ेगा। यहाँ नहीं आओगे तो किसी नए टीचर के पास जाना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। तो आज मौका है तो आज समझ लो। प्रश्न बोल रहा है कि सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 200 रुपये में 2 किलोग्राम सेब अधिक मिल रहा था। हमें ये बताओ मूल्य में कितने की कमी हो गई। अगर मूल्य कम ना होता तो 2 किलोग्राम सेब ज़्यादा ना मिलते, यदि मूल्य कम ना होता। चूंकि मूल्य कम हो गया है इसलिए 2 किलोग्राम सेब ज़्यादा मिल। बात आ रही समझ में। मूल्य कम हो गया है इसलिए 2 किलोग्राम सेब ज़्यादा मिल रहा है। हमें ये बता मूल्य कितना कम हुआ 25%। मूल्य कम हो गया 25%, और 25% कम हो जाने पर 2 किलोग्राम ज़्यादा सेब मिल रहा है। ये 2 किलोग्राम सेब कब ज़्यादा मिल रहा है, जब रेट 25% कम हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ 25% बराबर है 2 किलो के। भाई 25% कम हुआ यहाँ, वहाँ 2 किलोग्राम ज़्यादा मिली। यहाँ 25% कम हुआ, वहाँ 2 किलोग्राम ज़्यादा मिली। तो 25% किसके बराबर है 2 किलोग्राम की। तो 100% किसके बराबर, जितना दिया है उससे भाग, जितना निकालना उससे गुणा। 25 चौकी 100, 4 दुनिया। देखो अच्छे से समझना, परसेंटेज में कमी हो रही 25 की और सेब में वृद्धि हो रही 2 किलोग्राम की। तो इसका अर्थ क्या है 25% की कमी 2 किलोग्राम की वृद्धि के बराबर है। भाई वो तो एक दूसरे से कैसे रिलेटिव है, जितना यहाँ कम करोगे और वहाँ पर उतना कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, दोनों बराबर होंगी। गुणा कर लो, 4 दूनी 8 आ चुकी है। इसका अर्थ क्या होगा 8 क्या है ये किलोग्राम। कहने का अर्थ ये है कि जब 25% की कमी हो रही हो 2 किलोग्राम सेब ज़्यादा मिल रहे हैं, तो कुल मिलाकर के कितने किलोग्राम सेब मिल रहे हैं हमारे लिए 8 किलोग्राम सेब मिल रहे हैं। हमें कितने किलोग्राम सेब मिल रहे हैं 8 किलो। और कितने रुपए में मिल रहे हैं
200 रुपये। तो हमें ये बताओ 8 किलोग्राम सेब हमें 200 रुपये में मिल रहे हैं। 8 किलोग्राम सेब 200 रुपये में मिल रहे हैं, तो 1 किलोग्राम सेब कितने रुपये में मिलेंगे? 200 में 8 से भाग कर दूँ। 200 में 8 से भाग कर दो। 8 दूनी 16, बचे 4, 8 पंची 40। मतलब 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो गया? 25 रुपये। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो गया? 25 रुपये। अब एक चीज बताओ, 1 किलोग्राम 25 रुपये में ये मिल रहा है, कब मिल रहा है? मूल्य में कमी होने के बाद कि पहले? मूल्य में कमी होने के बाद। मतलब मूल्य में जब कमी हो गई तो 1 किलोग्राम सेब कितने में मिलने लगे? 25 रुपये। लेकिन यदि इसी प्रश्न में पूछ लेते कि बताओ सेब का प्रारंभिक मूल्य कितना था, मतलब कमी या वृद्धि होने से पहले मूल्य कितना था? अभी तो ये ठीक है, घटा हुआ मूल्य आ गया कि भाई 25% की मूल्य में कमी हो गई तो सेब कितने में मिलने लगे? 25 रुपये प्रति किलोग्राम में मिलने लगे। लेकिन यदि वो ये पूछते कि ये बताओ कि सेब का मूल्य जब कम नहीं हुआ था तब वो 1 किलोग्राम कितने की मिलते थे, तब 1 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या था? कमी होने से पहले, मूल्य में कमी होने से पहले 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना था? कितना हो जाएगा? तो हम ये देखें भाई, ये अभी 25 रुपये है मूल्य। कितना है मूल्य? 25 रुपये। कब की स्थिति में? जब रेट 25% कम हो गए। हमें ये बताओ, जब रेट 25% कम होगा तो हर चीज अपने आप में 100% होती है। 25% रेट कम हो गया तो कितना बचा? 75%। 25% रेट कम हो गया मतलब 75%। तो 75% बराबर 25। पहले कितना था? कमी होने से पहले कितना था? 100। तो 100% बराबर जितना दिया उससे भाग, जितना निकालना उससे गुणा। 25 दिया 75, 3 से काट दो, 33 सही 1/3 रुपये। या इसको ऐसा लिख सकते 33.3 रुपये। 33.3 रुपये। तो इसका अर्थ ये हो गया कि उसका मूल्य पहले 33.3 था और अब मूल्य कितना हो गया है? 25 रुपये। कब? जब 25% की कमी हो गई तब। आया समझ में? लिखो। ये बहुत ही व्यावहारिक चीज़ है, इनको व्यावहारिक रूप में समझना बहुत जरूरी है। हम्म, 200 में 6 का भाग कर दें। देखो क्या हो जाएगा, 200 रुपये में 6 का भाग कर दें। क्यों कर दें? अच्छा 8 की जगह कितना मिलेगा? 6 मिल जाएगा, तो अपन 6 से भाग कर दें। ऐसा कर लूँ। लेकिन प्रश्न में जब तुम्हारे लिए क्या हो, ये निकल चुका हो, तब किसी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए तब क्या करेंगे? अगले प्रश्न में देख रहे। लग गया? चलो नेक्स्ट प्रश्न पर आए करें। यदि लिखने वाली पेंसिल के भाव में 25% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति
1 रुपये में 2 पेंसिल और अधिक खरीद सकता है। बोर्ड पर आए देखें। हमें ये बताओ मूल्य में कमी हो गई, कितनी हो गई? 25%। मूल्य में कमी हुई 25%, तो पेंसिल 2 ज़्यादा मिलने लगी। तो मूल्य में कमी 25% और पेंसिलों में वृद्धि 2 की, तो इसका अर्थ क्या हुआ? 25% 2 पेंसिल के बराबर। इसका अर्थ क्या हो गया कि 25% किसके बराबर है? 2 पेंसिल के बराबर। तो इसका अर्थ हो गया कि हमारी जो 25% है 2 पेंसिल के बराबर हैं। तो भाई 100% कितने पेंसिल के बराबर? जितना दिया है उससे भाग, जितना निकालना है उससे गुणा। 25 चौकी 100, 4 दूनी 8। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब मूल्य कम हो गया तो हमें कितनी पेंसिल मिल रही हैं? 8 पेंसिल मिल रही हैं। जब मूल्य कम हो गया तो हमें कितनी पेंसिल मिल रही हैं? 8 पेंसिल मिल रही हैं। 8 पेंसिल मिल रही। तो हमसे पूछा क्या गया है? 1 रुपये में प्राप्त पेंसिलों की संख्या। तो 8। 1 रुपये में कितनी पेंसिल मिलेगी? 8। 100% बराबर 8। लिख लो। हो गया। 2 लाइनें हैं बस। चलो अगले प्रश्न पर आए, देखें इसको। देखें, किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की कमी होने पर 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं। इसको अधिक कर लेना। 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं। घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था? वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं। अधिक खरीदी जा सकती है। किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की कमी होने पर 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं। 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती। वृद्धि, कमी हो रही वस्तुओं में कितने % की? वस्तु में के मूल्य में कमी हो गई 33 सही 1/3% की कमी हो गई। मूल्य में कमी हो गई 33 सही 1/3% की। इसका अर्थ क्या हुआ? 33 सही 1/3% कितने के बराबर है? 33 सही 1/3% है 4 वस्तुओं के बराबर। क्योंकि 33 सही जब 1/3% कम हो गया तो हमें वस्तुएं 4 ज़्यादा मिलने लगी। तो 33 सही 1/3 को क्या लिखोगे? 100/3। 33 तिया 99 और 100, इन दोनों का गुणा ऊपर जोड़ दोगे, इतना ही होगा। तो भाई जब ये 100/3% बराबर 4 वस्तुओं के, तो 100% बराबर जितना दिया है उससे भाग, जितना निकालना है उससे गुणा। 3 पलट कर ऊपर जाएगा। 4 तिया 12/100 गुणा में 100 कैंसल। तो इसका अर्थ क्या हो गया? 12 वस्तुएं। 1 रुपये में कितनी वस्तुएं मिल रही हैं? 12। कब? जब रेट कम हो गया तब। तो हमें ये बताओ पहले कितनी मिलती थी? तो जैसा अभी अपन कर रहे थे, दोनों तरीके से कर सकते हैं कि हमें ये बताओ 4 वस्तुएं क्या हो गई? ज़्यादा मिल रही हैं। कब? जब रेट कम हो गया तब। और यदि रेट कम ना हुआ होता तो 4 वस्तुएं कम मिलती। अभी कितनी मिल रही? 12। 4 कम मिलती मतलब कितनी मिलती? 8 वस्तुएं मिलती। यदि रेट कम ना हुआ होता तो कितनी वस्तुएं मिलती? 8 वस्तुएं मिलती। तो 8 वस्तुएं मिलती कितने में? 1 रुपये में। 1 रुपये में कितनी वस्तु मिलती? 8।
या ऐसा लिख सकते हैं इसको कि हमें 8 वस्तु मिलती कितने रुपए में? 1 रुपये में। ऐसा लिख लो इसको, हमें 8 वस्तु मिलती कितने में? 1 रुपये में। 8 वस्तु 1 रुपये में। तो हमसे कितने वस्तु का मूल्य पूछा है? 1 वस्तु का। तो 1 वस्तु कितने में मिलती? 1 वस्तु मिलती हमारे लिए 1/8 रुपये। 1 वस्तु कितने में मिलती? 1/8 रुपये में। 1/8 का अर्थ क्या होगा? 0 पॉइंट कितना? 100 में 8 से भाग करो, 8 एकम 8 बचे 2, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 1.0125 रुपए। अब ये विकल्प पर डिपेंड करेगा, इसमें विकल्प हमारे पास नहीं है। हो सकता है विकल्प पैसे में चला जाए, हो सकता है विकल्प किस में चला जाए? पैसे में चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। आया समझ में? चलो अगला प्रश्न पे आए, लिख लो। बिल्कुल आसान सी बात है। देखे, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें पहले वर्ष 20% की वृद्धि हो, दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि हो, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? यही है। पहले क्वेश्चन को लिखने के पीछे मत पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और उसको दिमाग में डालने की कोशिश करो, उसको दिमाग में डालने की कोशिश करो। बोर्ड पर आए, देखें, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, बिल्कुल आसानी से 8500। ये जनसंख्या कब है? ये जनसंख्या कमी वृद्धि होने से पहले के बाद में? कमी वृद्धि होने से पहले है। तो बात की हमें निकालना है, तो बिल्कुल आसान है। 20% की वृद्धि हो रही है, 120/100। फिर 25% की वृद्धि हो रही तो 125/100। कर दो सॉल्व, आंसर आ जाएगा। 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 तिया 12, गुणा कर लें। 5 तिया 15 की 5 हासिल आई 1, 8 तिया 24 और 1 25। 5 का गुणा कर लूँ, 55 25 की 5 हासिल आई 2, 55 25 और 2 27 और 5 दूनी 10 और 2 12, 12,750। 12,750 जनसंख्या। क्यों? क्रमागत वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है? क्रमागत वृद्धि लगातार। R1 R2 लगा दूं, R1 R2 लगा दूं। पहले 20% की वृद्धि, 25% की वृद्धि, 20 गुणा 25, 20 गुणा 25/100, 25 चौके 100, 4 पंचे 20, 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 49। मतलब कुल कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 49% की वृद्धि हो गई। सॉरी 5 है, 50%, 50% की 5 है, 50% की वृद्धि हो गई कि नहीं हो गई? तो हमें ये बताओ, पहले जनसंख्या अपने आप में 100% थी, मतलब 8,500। अब 50% वृद्धि हो जाएगी तो जनसंख्या 150%। सीधी बात, 50% वृद्धि हुई, मतलब जितनी जनसंख्या उसकी आधी और बढ़ा दो, जितनी जनसंख्या उसका आधा और बढ़ा दो। उतना ही आ जाएगा, 12,750। बात आई समझ में? लिख लो।
वैरायटी को मत रटना कि ऐसा प्रश्न आएगा तो ये करना है, वैसा प्रश्न आना तो वैसा करना है। अपन को कंसेप्ट पता होनी चाहिए। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लगातार वृद्धि हो रही क्रमागत, पहले 20% फिर 25%। जहां क्रमागत वृद्धि या कमी हो वहां पर ये कंसेप्ट का उपयोग होगा। होगा। चलो देखें, इसको दूसरे तरीके से भी प्रश्नों को किया जा सकता था, फ्रैक्शन से कर सकते थे। देखो फ्रैक्शन से पहले 20% की वृद्धि हो रही जनसंख्या में, 20% की फ्रैक्शन 1/5। फिर 25% की वृद्धि हो रही, 25% की फ्रैक्शन 1/4। 25% की फ्रैक्शन 1/4। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि पहले जनसंख्या 5 थी और उसमें 20% की, मतलब 5 का 20% 1 की वृद्धि हुई तो जनसंख्या कितनी होगी? 6। उसके बाद जनसंख्या 4 थी, 4 का 25% मतलब 1 की वृद्धि होगी तो 4 से कितनी हो गई फिर जनसंख्या? 5। कुल मिलाकर जनसंख्या हम मान सकते हैं कि 5 चौके 20 थी जनसंख्या, 20 यूनिट। हमारी जनसंख्या 20 यूनिट थी और 6 पंचे 30 यूनिट हो गई। हमारी जनसंख्या 20 यूनिट थी और 20 यूनिट से बढ़ करके कितनी हो गई? 30 यूनिट हो गई। हमारी जनसंख्या 20 यूनिट से कितनी हो गई? 30 यूनिट हो गई। 20 यूनिट से 30 यूनिट हो गई। तो हमें ये बताओ 20 यूनिट जनसंख्या थी तो इसका अर्थ क्या हो गया कि हमारी 20 यूनिट कितने के बराबर है? 8500। 20 यूनिट कितने के बराबर है? 8500 के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर? भाग देकर देख लूं। 2 चौके 8 बचा 1, 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 पंचे 10, 475। मतलब 20 में यदि हम 475 का गुणा कर दें तो 8500 आ जाएगा कि नहीं? कैसे हमने निकाला? 8500 में 20 से भाग करके देख लो। उतने का ही गुणा यहाँ पर करो, 475 का गुणा कर दो, 0 12,750 ऐसा आ जाएगा। बात आई समझ में? फ्रैक्शन से भी इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। कितने से भाग कर? 2 से। 2 चौके 8। अच्छा हाँ समझ नहीं है, 2 दूनी 4। चलो कोई बात नहीं, ऐसा कर लो, सुधार कर लो। 475 की जगह 425 गुणा करके 12,750। ठीक है, अगले प्रश्न पे आओ, करो। करें प्रश्नों को। चलो 2 आंसर आ गए, और कोई बताओ। 55,890 तीसरा आंसर, 55,890।
चलो आओ देखे बोर्ड पर आओ। नगर की जनसंख्या कितनी है? 48,600। नगर की जनसंख्या कितनी है? 48,600। पहले वर्ष में 25% की वृद्धि, मतलब 125/100। दूसरे वर्ष में कमी हो रही, कितने की? 8% की कमी, तो 92/100। 0 0 निपटा दो। 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 23 चौके 92 होगा। कर लो गुणा, कितना आ जाएगा? 55,890। 55,890 गुणा कर लो। 55,890। अभी उत्तर आ गया था, अब लिख रहे हो। ये कैसा उत्तर है? ये उत्तर क्या कहलाता है? कोई आता प्रोग्राम? अपन अपना नया प्रोग्राम शुरू करेंगे। ये उत्तर क्या कहलाता है? चलो अगले प्रश्न पे आओ। प्रोग्राम नया है, ये उत्तर क्या कहलाता है? कितना है? चलो बोर्ड पर आए, समय खराब ना करें। बोर्ड पर देखें, बोर्ड पर देखें। किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की क्या कर दी? वृद्धि, और दूसरे वर्ष में 5% की कमी कर दी, और कमी और वृद्धि होने के बाद जनसंख्या हो गई 7,980। तो ये पूछा गया है कि प्रारंभिक जनसंख्या क्या थी। तो हमें ये बताओ, 7,980 जो जनसंख्या हुई है वो कमी और वृद्धि होने के पहले हुई है कि बाद में? बाद में। कमी वृद्धि होने के बाद, मतलब हमें जनसंख्या कमी वृद्धि होने के बाद की दी गई और पहले की पूछी है। पिछले प्रश्न में क्या था? पहले की दी गई थी और बाद की पूछी जा रही थी। तो पिछले प्रश्न में हमें पहले की जनसंख्या दी गई थी, बाद की पूछी जा रही थी। इस प्रश्न में बाद की जनसंख्या दी गई, पहले की पूछी। तो हम क्या करें? अपनी प्रोसेस को रिवर्स कर दें। हम अपनी प्रोसेस को कर दें रिवर्स, मतलब 100 ऊपर 5% की वृद्धि तो 105 नीचे, 100 ऊपर 5% की कमी तो 95 नीचे। निपटाओ भाई। 19 पंचे 95, 19 चौके 76, बचे कितने? 3। 19 दूनी 38, 420 हो गए। 21 पंचे 105, 21 दूनी 42, 5 चौके 20, और 5 20 बार भाग जाएगा 100 में, 4 दूनी 8। जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 8। जनसंख्या हो जाएगी 8,000। जनसंख्या हो जाएगी 8,000। लिख लो, लिखो भाई। तो ये आज की कहानी परसेंटेज की, बाकी की कहानी अपन देखेंगे कल। तो कल तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय।